हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो मैथ छोड़ ही देते हैं और अपनी तैयारी 120 में करने लगते हैं। तो आप लोग विश्वास रखिए और हमारे साथ इस सेशन से लगातार जुड़िए। मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों के अंदर से जो मैथ्स का डर है वो मैं बिल्कुल निकाल दूँगी। तो बेटा, आप लोग मेरे सेशन से ज़रूर जुड़ा करिए और क्लास आपको कैसी लगती है वो चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि 16, 13, 15, 11 यक्स 8 और 7 का औसत 12 है, तो यक्स का मान है। हमसे यक्स का मान पूछा है। ये जो संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ देखिए बीच में एक संख्या यक्स भी दिया हुआ है, तो उसी यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। अब क्या करना है? करना ये है कि हम सबसे पहले जानते हैं औसत। औसत का फार्मूला, तो औसत का फार्मूला क्या होता है बेटा? औसत बराबर होता है बेटा पदों का योग, यानी जो संख्या होती है उन संख्याओं का योग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्रश्न में देखिए हमें दिया है इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 12, यानी औसत के स्थान पर हम लोग 12 लिख लेंगे, बराबर पदों का योग। पदों का योग का मतलब ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं इन सब का योग। सबका योग का मतलब जैसे ये 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस यक्स प्लस 8 प्लस 7। पदों का योग का मतलब कि ये जो जितनी संख्याएं दी हुई हैं इन सब का योग। योग मतलब जोड़। अब नीचे दिया है हर में कि पदों की संख्या, यानी ये जितने पद हैं उनकी संख्या। जैसे ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास सात पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब बस कुछ करना है नहीं, इनको हल कर लेना है। हल कैसे करेंगे बेटा? ये देखिए 12 गुणा 7 हो जाएगा, यानी ये हो गया 12 गुणा 7 बराबर, ये यक्स तो है ही, तो यक्स को अभी छोड़ दे रहे हैं। ये आप 16, 13, 15, 11, 8 और 7 इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 70। आप लोग जोड़ कर देखिएगा, 16, 13, 15, 11, 8 और 7 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 70, और प्लस यक्स ये बचा है तो प्लस यक्स हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? यक्स बराबर हो जाएगा ये 12 का गुणा 7 में, तो 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84, और इस 70 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, यानी ये 70 जब हम लोग इधर संख्या की तरफ लेके जाएंगे तो 70 प्लस में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 84 में से बेटा जब हम लोग 70 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 14, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14। और हमसे प्रश्न में यक्स की वैल्यू ही पूछा है, तो 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है बेटा कि निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। अब क्या करना है? अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप दशमलव से निकालिए या फिर लसा से निकालिए, जो आपको अच्छा लगे। बस दशमलव वाले में क्या दिक्कत है बेटा कि जब संख्याएं बड़ी बड़ी दी हुई होती हैं तो दशमलव में निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कठिन प्रक्रिया हो जाती है। तो लसा हमारा सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन अब आप क्या करेंगे इसमें, ये देखिए मैं आपको अब ये जो प्रश्न लेकर आई हूँ दूसरा, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर भिन्न में सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछे या फिर आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहे, तो सबसे पहले इनका अंतर देखिए। अगर इनका अंतर सब समान है, सब समान का मतलब सबका अंतर देखिए 1 है कि नहीं?
यानी सब भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है, तो बस कुछ करना है नहीं। जो मतलब जिस भिन्न के अंश की संख्या सबसे छोटी है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न के अंश की संख्या सबसे बड़ी है वह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये जो बी ऑप्शन है इसमें देखिए 10, यानी इसका अंश सबसे छोटा है। 10 बाकी संख्याओं से छोटा है कि नहीं, तो 10 जब सबसे छोटा है तो यानी सबसे छोटी भिन्न यही हो जाएगी 10/11। अगर हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो इन सभी भिन्न में देखिए सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है, 99/100 का है, यानी 99 सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो हम 99/100 मतलब ऑप्शन टिक करते। हमसे सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी में कौन सी है, 10, तो 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर दोनों का अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा सबसे वो हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो इसीलिए मैं यह प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में रखी हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता सकूँ। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A प्लस 1/2 कोण B प्लस कोण C बराबर 140 अंश, तो कोण B का मान बताना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये करेंगे बेटा, आप सबको पता है, हम सबको क्या पता है, हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये चीज़ें तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण A प्लस कोण B कोण C, ये हम त्रिभुज के तीनों कोण अगर मान लें तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये चीज़ें हम सबको पता है। अब प्रश्न में हमें दिया है, प्रश्न में हमें क्या दिया है कि कोण A प्लस 1/2 कोण B प्लस कोण C बराबर 140 अंश, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ये C के साथ बेटा कोण है। अब क्या करेंगे, अब ये A प्लस B प्लस C ये 180 होता है, ये हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और प्रश्न में हमें दिया है कि कोण A प्लस 1/2 कोण B प्लस कोण C बराबर 140 अंश। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 में से 2 को घटा देते हैं। 1 में से 2 को घटाने से क्या फ़ायदा होगा, जब घटाने का काम करते हैं हम लोग तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये देखिए कोण A प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 1/2 कोण B जो है वो भी प्लस में है तो वो भी माइनस में हो जाएगा, कोण C भी माइनस में हो जाएगा और 140 भी माइनस में हो जाएगा। हम लोग घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से कोण A और कोण C ये दोनों प्लस माइनस में हैं विपरीत चिन्ह के साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा सिर्फ B, और प्रश्न में हमसे B ही पूछा है तो हमें यहाँ से डायरेक्ट B का मान मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कोण A, ये कोण B है और ये 1/2 B है, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। और यहाँ एक कोण AB है, सॉरी एक कोण B है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 1 में से आप आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो बचेगा। जैसे 1 में से अगर आधा निकाल दे तो आधा ही तो बचेगा, तो कोण B में से जब हम लोग आधा कोण B निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास आधा कोण B अभी बचेगा। और बराबर ये 180 में से जब हम लोग 140 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 40। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कोण B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2 जो है ये 2 का 40 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी 80 अंश, 180 नहीं 80 अंश। ये जब 2 का गुणा 40 में होगा तो 4 दूना के 8, 80 अंश। तो कोण B का मान कितना आ गया, 80 अंश। हमसे प्रश्न में कोण B ही पूछा है तो 80 अंश किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में, यानी कि हमारा ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 4 पर। 4 क्या कह रहा है बेटा, 4 कह रहा है कि कोण ABC में
त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 118 अंश, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 96 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात करें। अब वही चीज़ इसमें भी हम लोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए बेटा, ये देखिए, ये दिया है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अभी मैंने जस्ट प्रश्न संख्या 3 पर ये चीज़ें आपको बताई हैं कि ए, कोण बी, कोण सी, यानी तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया है कितना, 118 अंश। तो ये कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, 118 अंश प्लस कोण सी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश। अब कोण सी बराबर कितना आएगा, 180 में से हम लोग 118 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 118 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर में आपको पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 में से जब हम लोग 118 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 62 अंश, यानी कोण सी का मान आ गया 62 अंश। लेकिन हमसे पूछा है कोण ए का मान, प्रश्न में हमसे पूछा है ना कि कोण ए का मान। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी बराबर निकालें तो कोण ए प्लस कोण सी, ये प्रश्न में हमें कितना दिया है, 96 अंश। देखिए ये प्रश्न में दिया है ना, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 96 अंश, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 96 अंश हमने लिख लिया। अब कोण ए प्लस कोण सी का मान अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 62 अंश, बराबर कितना हो जाएगा, 96 अंश। अब कोण ए बराबर कितना आएगा बेटा, ये देखिए 96 अंश में से हम लोग 62 अंश माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इस 62 का हम लोग पक्षांतर किए हैं, तो 62 प्लस में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 96 में से जब हम लोग 62 निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 34 अंश, यानी कोण ए का मान कितना आ गया, 34। और हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, कोण ए ही पूछा है, तो 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 वाला बेटा बहुत ही आसान है, इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5वां कह रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। अब इसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं का मतलब क्या है, 5671 ये हमें दिया है और कह रहा है कि उसके अंकों को पलट देने पर। अंकों को पलटने का मतलब क्या होता है, यहाँ आखिरी में 1 है तो यहाँ शुरुआत में 1 आ जाएगा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है। पलटने का मतलब क्या होता है कि हम उसी संख्या को पीछे से लिखेंगे, यानी उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो बस अब 5671 में से 1765 को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहा है कि संख्या का अंतर का मतलब होता है बेटा कि हमें घटाना है उस संख्या को। अब जब हम लोग इन दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ से 16 में से 7 जाएगा बेटा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3906। 3906 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, 6 वाला प्रश्न भी बेटा देखने में भले ही आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। आसान कैसे है, चलिए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि विद्यालय में कुल 360 बच्चे हैं, जिसमें से 360 का 2/3 लड़कियां हैं
और 3/4 बच्चे ऐसे हैं लड़के, मतलब जो बच रहे हैं लड़के, उनमें से 3/4 ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। हमसे प्रश्न में पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं हैं हमें उनकी संख्या बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, हम सबसे पहले लड़कियों की संख्या निकाल रहे हैं। ये जो 360 विद्यार्थी दिया हुआ है बेटा, इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और वो बच्चे भी हैं जो क्रिकेट खेलते भी हैं और नहीं भी खेलते हैं, यानी सबकी संख्या इसी 360 में है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। गर्ल्स की, लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 360, यानी ये जो विद्यार्थियों की संख्या 360 दिया हुआ है, इसमें लड़कियां भी तो हैं। तो लड़कियों की संख्या कह रहा है कि जो 360 है इसका 2/3, ये कह रहा है प्रश्न में ना कि 2/3 लड़कियां हैं, यानी 360 का 2/3 लड़कियां हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 × 9 3, 3 दूना के 6, 120, और ये हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी 240 लड़कियां हो गई हमारी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 240। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लड़कों की संख्या निकाल ले रहे हैं। तो लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, जैसे ये पूरे बच्चे कितने थे, 360, प्रश्न में दिया है ना कि टोटल विद्यार्थी 360 हैं, तो 360 में से जब 240 लड़कियां आ गई, तो 360 में से जब हम लोग 240 माइनस कर देंगे तो जो लड़कों की संख्या बची है वही हमारी आ जाएगी। जैसे देखिए, एक विद्यालय में 360 टोटल बच्चे हैं, यानी कह रहा है ना कि विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 360 में से 240 लड़कियां हैं। तो अगर 360 में से हम लोग 240 लड़कियों को निकाल दें तो जो संख्या बचेगी वो लड़कों की होगी। और ये जो लड़कों की संख्या आई है, इसमें वो लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं और वो भी लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, यानी जो टोटल बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 120। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रश्न में दिया है कि 3/4 वो हैं जो खिलाड़ी हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो खिलाड़ी हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी हैं हम सबसे पहले उनकी संख्या निकाल ले रहे हैं। तो लड़के जो हैं वही खिलाड़ी हैं, लड़कियां तो खिलाड़ी हैं नहीं। तो अब लड़कों की संख्या कितनी आई है हमारे पास, टोटल 120। अब 120 में वो भी बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं और वो भी हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 120 में कह रहा है कि 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी 120 में 3/4 खिलाड़ी का मतलब 120 का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। तो ये हो गया 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, यानी 90 बच्चे ऐसे हैं कि जो खिलाड़ी हैं। प्रश्न में दिया है ना कि 3/4 खिलाड़ी हैं, तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो 90 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। हमसे प्रश्न में पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या बतानी है। अगर आप देखिए हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं, 120, जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 120। 120 में हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया कि 90 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी हैं। तो अगर 120 में से हम लोग 90 निकाल दें तो बाकी जो बच्चे बचे हैं, यानी जो खिलाड़ी नहीं हैं, उनकी संख्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 120 से जब 90 निकालेंगे तो 30 बचेगा। 30 कैसे आया, देखिए प्रश्न में दिया है कि जो टोटल बॉयज़ हैं, टोटल लड़के हैं, वो 120 हैं। 120 में से अगर हम लोग खिलाड़ियों की संख्या निकाल दें तो जो बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो 120 में से जब हम लोग 90 निकाले हैं तो 30 आ गए, यानी 30 बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो 30 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है बेटा कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, हमने सबसे पहले माना कि वह संख्या, ये जो संख्या दी हुई है, हमने मान लिया कि वह संख्या x है। अब क्या करेंगे, अब जो प्रश्न कहता जा रहा है बस हमें वही चीज़ करते जाना है, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। अपने आप कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4
सबसे पहले वह संख्या हमने यक्स माना है, यक्स का 3/4। मैंने आपको बताया था बेटा कि का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो यक्स का 3/4 का मतलब यक्स गुणा 3/4। आगे फिर से कह रहा है का मतलब गुणा का 2/3, यानी का 2/3 हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है 24 के बराबर है, यानी ये जो यक्स गुणा 3/4 गुणा 2/3 मिला है, यह किसके बराबर है? 24 की। प्रश्न में दिया है कि 24 के बराबर है। तो उस संख्या का मतलब कौन सी संख्या? ये जो यक्स हमने मान रखा है, कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब यहाँ से जब हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो यक्स की वैल्यू जो आएगी उसका 1/4 जब कर देंगे तो वही हम लोगों का आंसर होगा। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? ये हो गया यक्स बराबर, ये देखिए 24 और ये 3/4 और 2/3, ये यक्स के साथ गुणे में है और गुणा का पक्षांतर भाग होता है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि भाग जो है वो गुणा का प्रतिलोम होता है। तो यानी ये 3/4 और 2/3 ये 24 के साथ भाग में जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसे गुणा में लिखना चाहें तो गुणा में कैसे लिखेंगे? ये भिन्न हमारी पलट जाएगी। जैसे ये 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा और 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। बस अब कुछ करना है नहीं, 3 से 3 कट गया, 2 दूना के 4, यानी यक्स बराबर कितना आ गया बेटा? 24 दूना के 48। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या का 1/4, यानी यक्स का 1/4। तो अब यक्स का 1/4 कैसे निकालेंगे? यक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी? 48 गुणा 1/4, यही तो होगा उस संख्या का 1/4। तो 48 गुणा 1/4 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 12। उस संख्या का 1/4 कितना होगा? 12। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा है? 8 देखिए, 8 बेटा जो सवाल है, ये जो भाग देने वाला सवाल होता है जिसके पावर बहुत ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्याएं लिखी होती हैं, ऐसे सवाल मैंने आपको कई सारे हल कराए हैं। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप लोग इसको डिटेल में करेंगे, यानी 3 की पावर 98 का मतलब होता है 3 का गुणा 98 बार। तो मान लो अभी तो 3 है, 3 का भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसी संख्याएं दी होती हैं जिसको मतलब गुणा करना एकदम इम्पॉसिबल है। हम लोग एक क्या कई परीक्षाएं बीत जाएंगी तब भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे सवाल आप लोगों के पास इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप लोग अभ्यास अच्छा कर पाएंगे, यानी प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। अब 3 तो अकेले है, यानी 3 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब पावर जो इसके 98 है वो पावर 98 हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम लोग 98 बार गुणा कर पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे? 98 में हम लोग बेटा 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे? मैंने आपको बताया था। बताया क्या था? बताया ये था कि यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो हर 4 अंक के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। तो हम लोग उतनी बार गुणा करने से अच्छा है कि 4 से डायरेक्ट भाग कर दें। तो अब 4 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 1 बचा, 4 चौक के 16, यानी हमारा कितना शेष बचा? 2। तो जो शेषफल बचता है वही हम संख्या की घात लिख देते हैं। जो शेषफल बचता है 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही हम उस संख्या की घात लिख देते हैं। और आगे हमसे कह रहा है कि 5 से भाग करना है, यानी हमने भाग कर दिया 5 से। अब ये हो गया 3 दिया के 9/5। अब 9 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे, ये 5 एकन्नम 5 और शेषफल कितना बचा? 4। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 4। 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। अब देखिए इतना बड़ा सवाल, एक लाइन में आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9 क्या कह रहा है बेटा? 9 कह रहा है कि 4 करड़ी में 27
ये कह रहा है 4 करड़ी में 27 माइनस 2 करड़ी में 48 प्लस करड़ी में 147 के सरलीकरण से प्राप्त होता है। अब देखिए, अब देखना क्या है, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये ध्यान से देखिएगा, ये 4 हमने 4 को जैसे था वैसे लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये करड़ी में जो 27 है इसको हम लोग 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। 9 तिया के 27, चाहे 27 लिखें चाहे 9 गुणा 3 लिखें, बात एक ही है। तो अब आगे क्या करेंगे, ये -2 है, हम लोग -2 वैसे ही लिख लेंगे। आगे क्या करेंगे बेटा, ये जो 48 है इसको हम लोग 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। 16 तिया के 48 होता है कि नहीं, तो चाहे 16 गुणा 3 लिखें चाहे 48 लिखें, बात एक ही है। आगे प्लस है, प्लस कर लेंगे। अब ये जो बेटा 147 है, 147 को आप लोग 49 गुणा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब 49 का गुणा 3 में करेंगे, 1 मिनट, 49 का गुणा जब आप लोग 3 में करेंगे तो आप लोग करके देखिएगा 147 ही आएगा। तो या तो आप 147 लिखिए या 49 गुणा 3 लिखिए, बात एक ही है। अभी आगे पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। अब देखिए, अब देखना क्या है बेटा, ये 4 तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब 9 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है। तो ये 9 को हम लोग रूट से बाहर निकाल ले रहे हैं 3, और आगे बचा क्या, आगे रूट 3 बचा है तो इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2 है 2 लिख लेंगे। अब ये देखिए, इसमें हम लोग 16 को अगर करड़ी से बाहर निकालें तो 16 जो है वो 4 का वर्ग है, यानी 16 को जब हम लोग करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आगे करड़ी में 3 बचा है तो करड़ी में 3 हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, आगे प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 49 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 49 जो है वो 7 का वर्ग है, 7 सत्ते 49 होता है ना। और आगे करड़ी में 3 है तो हम लोग करड़ी में 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए 4 तिया के 12, ये हो गया 12 करड़ी में 3, ये हो गया -4 दूना के 8 करड़ी में 3 और प्लस 7 करड़ी में 3। ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें सब पद में करड़ी में 3 मिल गया। करड़ी में 3 मिलने से ये फ़ायदा हुआ कि अब चाहे इसको जोड़ना हो या घटाना हो, ये हमारे लिए आसान काम हो गया। आसान कैसे हुआ, जैसे ये देखिए 12 करड़ी में 3 है, अब ये देखिए 8 करड़ी में 3 ये माइनस में है और ये 7 करड़ी में 3 प्लस में है। तो 8 करड़ी में 3 में से जब हम लोग 7 करड़ी में 3 निकालेंगे तो 1 करड़ी में 3 बचेगा, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि 8 वाली ये देखो घटाते हैं उसके बाद बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं तो 8 के साथ माइनस में है। ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग 4 में से 2 निकालते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है। अगर हम लोग 4 यक्ष में से 2 यक्ष निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 यक्ष बचेगा। यानी ये संख्या के बगल चाहे जो भी संख्याएं हो, अगर उतने में से हम लोग उतना निकालते हैं तो जितना निकालेंगे उतना ही उसके साथ बचेगा। जैसे करड़ी में 3 है तो 8 करड़ी में 3, 8 करड़ी में 3 में से जब हम लोग 7 करड़ी में से 3 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1 करड़ी में 3। तो 1 करड़ी में 3 को हम लोग सिर्फ करड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 12 करड़ी में 3 है और ये 1 करड़ी में 3 है। तो 12 करड़ी में 3 में से जब हम लोग 1 करड़ी में 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 11 करड़ी में 3 बचेगा। तो अब 11 करड़ी में 3 यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ही है 11 करड़ी में 3। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 वाला देखिए बेटा, 10 कह रहा है कि यदि 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3 तब n का मान बताना है। अब इसमें देखिए ये जो 2 की पावर, ये 2 की पावर 2n-1, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो 1/, ये जो 8 है बेटा, इसको हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसकी पावर n-3 है तो n-3 हम लोग लिख देंगे।
अब मैंने आपको क्या बताया है, ये 2^2n-1, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। आगे क्या करेंगे, ये 2n-1 है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये देखिए 1/2 की पावर, मैंने आपको बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे a⁻m⁻n है तो ये हो जाएगा बेटा बराबर a⁻m × n, यानी जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। बस ऐसे ही हम लोग 2⁻3 है, उसके पावर n-3 है, तो बस हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 3n-3×9। अब ये जो 2⁻3n-9 है, इस 2 को जब हम लोग ऊपर अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2⁻, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा बेटा -3 -9। ये कैसे हुआ, ये देखिए, जैसे आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/a⁻m है, तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो a की पावर ये +m में हो जाता है। यानी अगर संख्याएं प्लस में हैं, अगर उसको हम लोग बटे के रूप में लिख रहे हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर संख्याएं बटे में माइनस के रूप में है, अगर हम लोग उसको ऊपर यानी अंश की तरफ ले जा रहे हैं, अकेले संख्या लिख रहे हैं, तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये देखिए 2⁻n-1 बराबर कितना आ गया, 2⁻−3n-9। अब यहाँ देखिए बाएं पक्ष में भी 2 है और दाहिने पक्ष में भी 2 है, यानी कि आधार हम लोगों का समान है। तो जब आधार समान होता है तो हम लोग घात की तुलना कर देते हैं। तो जब घात की तुलना करेंगे तो ये 2n-1 बराबर हो जाएगा। इस माइनस का गुणा जब हम लोग अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -3n और +9 हो जाएगा। ये माइनस का गुणा हम लोग जब ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो -3n हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए 2n + 3n, इस 3n का हम लोग पक्षांतर कर दिए और ये हो जाएगा 9 + 1 कैसे आया, इस 1 का भी हम लोग पक्षांतर कर दिए। अब ये हो गया बेटा 3 2 5n, ये 3 2 5n बराबर हो जाएगा 10, 9 1 10। तो n बराबर कितना आ गया बेटा, n बराबर कितना आया, 5 दूना के 10। इस 5 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 5 n के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो जब 10 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमसे प्रश्न में n की वैल्यू ही पूछा है, तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हम लोगों का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। 11 का आंसर आप लोग करिए। तो 11 वाला सवाल बेटा अगर आप लोग इसका जवाब दे ले रहे हैं, यानी इस सवाल को अगर आप लोग लगा पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर 2 + √2, यानी x बराबर क्या है, 2 + √2 हो, तो x² + 4/x² का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, ये जो x² + 4/x² है, इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ये है x², तो x की वैल्यू हमें दिया है 2 + करड़ी में 2, तो x² की जगह हम लोग लिख देंगे 2 + करड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे +4/, x की जगह फिर वापस से रख देंगे 2 + करड़ी में 2 का वर्ग। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैंने कुछ किया नहीं है, बस किया क्या है कि हमें x की वैल्यू मैं रखती हूँ, यानी x की वैल्यू जो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बस यहाँ पे मैंने उसका मान रख दिया है। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए बेटा, ये 2 + करड़ी में 2 जो है, इसका होल स्क्वायर है, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम 2 को a मान लें और करड़ी में 2 को b मान लें तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अब चलिए शुरू करते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। a + b का होल स्क्वायर जब करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब करड़ी में 2 का स्क्वायर, +2 × a × b, यही तो है, +4 ऐसे लिख लेंगे। अब सेम चीज़ें a + b का होल स्क्वायर हम यहाँ भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग + करड़ी में 2 का वर्ग
प्लस 2 गुणा 2 गुणा करड़ी में 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पर। अब आगे क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 का वर्ग है, 2 दूना के 4, और ये करड़ी में 2 का वर्ग, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो 4 और प्लस 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, लेकिन लिखने को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है। तो 2 का वर्ग यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा, और करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बचेगा यहाँ पे 2। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे प्लस है तो प्लस लगा दूंगी। अब यहाँ देखिए 2 गुणा रूट 2, यानी 2 दूना के 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 दूना के 4 और करड़ी में 2, ये चीज़ें लिख सकती हूँ। अब आगे देखिए ये प्लस 4, 4 ऊपर ऐसे अंश में है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब जो चीज़ें यहाँ थी सेम चीज़ें यहाँ है, तो यही 6 + 4 करड़ी में 2 यहाँ भी आ जाएगा, 6 + 4 करड़ी में 2। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए ये जो भिन्न बन रहा है इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब इस भिन्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इनके हर का लस लेंगे, तो हर का लस है 6 + 4 करड़ी में 2 ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। अब क्या करते हैं, हर का भाग हर में, 1 का भाग जब हम लोग 6 + 4 करड़ी में 2 में देंगे तो 6 + 4 करड़ी में 2 ही आएगा, और 6 + 4 करड़ी में 2 का गुणा जब हम लोग 6 + 4 करड़ी में 2 में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 6 + 4 करड़ी में 2 का वर्ग। ये चीज़ें आपको समझ में आई। जैसे देखिए 1 का भाग जब इसमें कर देंगे तो ये यही संख्याएं आएंगी, तो इसमें जब हम लोग 6 + 4 करड़ी में 2, देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, तो यानी इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस है आगे प्लस लगा देंगे। अब 6 + 4 करड़ी में 2 से जब 6 + 4 करड़ी में 2 में भाग करेंगे तो ये संख्याएं कट जाएंगी, बचेगी 1, और 1 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे तो आएगा कितना 4। अब देखिए, अब वापस से देखिए ये 6 + 4 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर है, ये फिर से a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब a + b का होल स्क्वायर जब बन गया तो a का स्क्वायर मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 36, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो अब आप लोग देखिएगा 4 करड़ी में 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर और करड़ी में 2 का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जब आप लोग करेंगे तो 16 आएगा, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 बचा, तो 16 दूना के 32। मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और करड़ी में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, बचा कितना 2, तो 16 दूना के 32। प्लस क्या है बेटा 2ab, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है ना, तो 2a × b, तो 2a का मतलब हो गया 2 गुणा a मतलब 6, तो 6 गुणा 2 12, और 12 गुणा b का मतलब होता है 4 करड़ी में 2, तो 12 चौके 48, तो ये हो गया बेटा 48 करड़ी में 2। ये चीज़ें आपको समझ में आई। 2ab का मतलब 2 गुणा 6 गुणा 4 करड़ी में 2, यही चीज़ें हैं। तो 6 दूना 12 चौके 48 करड़ी में 2, यही चीज़ें मैं बेटा यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ। आगे +4 है तो +4 ऐसे ही लिख देंगे, और बटा ये 6 + 4 करड़ी में 2 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब देखना क्या है, ये 36 + 32 और ये 4, इन तीनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 72। 36 32 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, प्लस 48 करड़ी में 2 है तो 48 करड़ी में 2 लिखेंगे, और हर में बेटा 6 + 4 करड़ी में 2 है तो 6 + 4 करड़ी में 2 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए ऊपर 72 + 48 करड़ी में 2 जो है, यहाँ से हम लोग बेटा 12 कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। 12 जब कॉमन ले लिए तो यानी जो कॉमन लेते हैं बाकी संख्याओं में हमें उसी संख्या से भाग देना होता है। तो 12 जब कॉमन ले लिए तो 72 में जब हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 12 × 6 = 72, 6 बचा,
प्लस है, प्लस लगाएंगे, ये 48 है तो 12 चौके 48, 4 कड़ी में 2। ये चीज़ समझ में आई। 12 हम लोग कॉमन कर लिए तो 12 छके 72, 6 बचा, प्लस 12 चौके 48 और ये कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 हम लोग लिख लेंगे। अब हर में क्या है बेटा, हर में 6 + 4 कड़ी में 2 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 6 + 4 कड़ी में 2 अंश में भी है, 6 + 4 कड़ी में 2 हर में भी है, यानी ये दो संख्याएं आपस में कट जाएंगी। बचा कितना, बचा है 12, यानी ये x² + 4/x², इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी पे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12 क्या कह रहा है बेटा, 12 कह रहा है 12 कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। 5.5 का मतलब क्या होता है, 5.50, यही होता है हमारा 5.5। तो कह रहा है एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले एक संतरे का मूल्य हमें दिया है, यानी हम लिख ले रहे हैं कि एक संतरे, ओ लिख रही हूँ, ओ मतलब ऑरेंज, समझ जाइएगा। एक संतरे का मूल्य कितना है बेटा, 5.5। 5.5 का मतलब कितना होता है, 5.50, ये हो गया हमारा 5.5 रुपया। तो एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है तो 1.5 दर्जन, ये हो गया 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य कितना है, 5.5 रुपये। तो एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये गुणा 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब कितना हुआ बेटा, 18। 18 कैसे हुआ, जैसे देखिए एक दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं, 12, आधा दर्जन 6, एक दर्जन 12। तो जब एक दर्जन 12 हुआ, आधा दर्जन 6 संख्या हुई, तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 और आधा, तो 12 6 कितना हो गया, 18। तो 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 18। तो 5.50 में हम लोग 18 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1.5 दर्जन संतरे का मान पूछा है और एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य जब 5.5 रुपया है तो 1.5 दर्जन में हम लोग 5.5 से इस 1.5 वाली यानी 18 से गुणा कर देंगे। तो 5.50 में जब हम लोग 18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा 99.00। तो 0.00 से मतलब है नहीं, आएगा संख्या 99। तो यानी 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना आ गया, 99। अब हमें प्रश्न में दिया है, प्रश्न में हमें क्या दिया है बेटा कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, 80 रुपये। प्रश्न में दिया है कि 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य दिया है 80 रुपये। तो अब पूछा है हमसे प्रश्न में 1 और 3/4, हम सबसे पहले 1 और 3/4 निकाल लेते हैं। 1 और 3/4 का मतलब क्या होता है, 1 और 3/4 का मतलब 3/4, ये हो गया 1 और 3/4 सेब का मूल्य। 1 और 3/4 सेब का मूल्य कैसे निकलेगा, 1 और 3/4 में हम लोग गुणा करेंगे 80 से। 80 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। तो जब हम लोग 1 और 3/4 निकालेंगे तो 1 और 3/4 में जब हम लोग 1 किलोग्राम से गुणा कर देंगे तो वो हमारा 1 और 3/4 आ जाएगा। तो अब देखिए ये तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 × 4, 3 7/4 आ गया। 7/4 गुणा 80 है, 80 लिख देंगे। ये हो गया 4 दूना के 8, 20 और 7 दूना के 14, ये हो गया बेटा 140। यानी 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना आ गया, 140 रुपये। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य, यानी इन दोनों को मिलाकर हमसे पूछा है कि उनका मूल्य कितना होगा। तो अब हम लोग जब कुल मूल्य निकालेंगे तो कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, कुल मूल्य निकालने के लिए
हम ये जो 1 और 3/4 किलोग्राम सेब 140 है और 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य जो 99 है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल मूल्य आ जाएगा। तो ये हो गया 9, 3 और ये 1 1 2, 239 रुपये। ये कितना आ गया बेटा? 239 रुपये, यानी कुल मूल्य हमारा कितना आ गया? 239 रुपये। कुल मूल्य कैसे निकला? ये 1 और 3/4 सेब और 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य पूछा है, तो 1 और 3/4 सेब का मूल्य 140 रुपये निकला था और 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य 99 रुपये निकला था। तो 140 में जब हम लोग 99 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 239 रुपये, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 239 रुपये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 क्या कह रहा है बेटा? 13 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी। अब सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने वृत्त बना दिया। ये हमारा वृत्त का केंद्र O है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया कि ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसको हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया। केंद्र को हमने O मान दिया और ये जो पॉइंट टच कर रहा है इसको हम लोग A मान लेते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि को एक दूसरे से हम लोग कहीं भी टच करा दें वही हमारी जीवा होती है। जब खाली एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो वृत्त के केंद्र से रेखा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वृत्त के केंद्र से वो रेखा गुजर जाएगी तो वो हमारी व्यास हो जाएगी। तो ये पॉइंट अगर हम लोग बी मान लें तो ए और बी हमारी क्या हो गई? वृत्त की जीवा हो गई। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है, यानी ये केंद्र हमारा O है, हमसे ये जीवा तक की दूरी पूछा है। अब क्या करेंगे? ए बी की लंबाई बेटा हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर दिया है। ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। अगर ये हम पॉइंट यम मान ले, ये जो OM है, O से जो लंब आ रहा है ए बी जीवा पर, अगर उस पॉइंट को हम यम मान लें तो लंब पड़ रहा है केंद्र O से, तो यानी AM की दूरी जो है वो MB के बराबर होगी। यानी AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है कौन? यम पॉइंट। तो अगर AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो AM की लंबाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। OM जो लंब डाल रहा है AB पर, वह AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए त्रिभुज OAM ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो OM की वैल्यू आ जाएगी, और प्रश्न में हमसे OM की वैल्यू ही पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग का मतलब ये हो गया OA का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो OM स्क्वायर कितना हो गया बेटा? OM की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर। OM हमें निकालना है तो OM स्क्वायर हो गया प्लस AM की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कितना? 6, तो 6 का वर्ग हो गया। अब ये OM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 दहा में 100 माइनस 6 छः के 36। 36 कैसे आया? 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, और 36 का जब हम लोग पक्षांतर 10 यहाँ 10 के वर्ग की तरफ करेंगे तो 36 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो अब बेटा OM स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 में से जब हम लोग 36 निकालेंगे तो आएगा कितना? 64, और 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो ये वर्ग से वर्ग कटा, यानी OM की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। और हमसे प्रश्न में OM ही पूछा है, यही तो पूछा है कि जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है, तो OM ही तो पूछा है। तो OM हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। 8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 क्या कह रहा है बेटा? 14 कह रहा है कि यदि x + 5 = 0 है तो 5x² + 50x + 125 का मान होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो 5x² + 50x + 125 है, इसमें बेटा हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 5x यानी जो संख्याएं हम कॉमन लेते हैं, बाकी संख्याओं में हमें उससे भाग देना होता है। तो 5x में जब हम लोग 5 कॉमन कर लिए तो 5 से 5 कटा, बचा कितना? x² प्लस 50x में जब हम लोग 5 कॉमन कर लिए तो 5 दहा में 50, ये हो गया 10x प्लस ये 125 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 यानी ये 25 आएगा। देखिए 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 × 5 = 25, तो 25 आ गया 5 कॉमन करने के बाद। अब आगे क्या करेंगे? ये 5 तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये देखिए x² + 10x + 5, इसको हम लोग x + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो x + 5 का होल स्क्वायर मैं कैसे लिख दी? ये देखिए, x a है और 5 b है, तो x + 5 का होल स्क्वायर जब इसका विस्तार हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर का मतलब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये देखिए 25 आ गया, प्लस 2 × a × b, तो 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 5, तो 5 दूना के 10x, ये भी आ गया। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है, ये व्यंजक, इसको हम लोग x + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ करना है नहीं, ये 5 लिखेंगे, बीच में गुणा है, गुणा लगाएंगे। x + 5 की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है 0, यदि ये हो जाएगा 0 का वर्ग, तो बस 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15 ये बेटा हम लोग का आज आखिरी प्रश्न है आज का। अब आखिरी प्रश्न है बेटा, तो थोड़ा तो दमदार रहेगा ही, तो चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर करड़ी में a + 1/√a और y बराबर है √a - 1/√a, तो x⁴ + y⁴ माइनस 2x² y² का मान है। अब ऐसे सवाल मैंने आपको अभी ऊपर प्रश्न में बताया है। प्रश्न संख्या बेटा मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा प्रश्न संख्या था, लेकिन अभी मैंने ऊपर ऐसे ही एक सवाल आपको सॉल्व करवाया हुआ है। तो बस कुछ करना है नहीं, ये जो x⁴ है प्लस y⁴ है माइनस 2x² y²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग अगर चाहें तो ये x² - y² का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये a + b का होल स्क्वायर बनाई हूँ मैं। कैसे बनाई हूँ? ये देखिए, ये x² का मतलब ये x² का स्क्वायर, x² का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, प्लस y² का मतलब होता है y⁴ माइनस 2 × x का मतलब x² × y का मतलब y²। तो देखिए यही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम लोग x² - y² का होल स्क्वायर का विस्तार करें तो x⁴ + y⁴ माइनस 2x² y² यही तो आ रहा है। तो वही चीज़ मैं लिख दी हूँ कि x² - y² का होल स्क्वायर, इसके स्थान पर मैं ये लिख दी हूँ। तो अब आगे क्या करना है बेटा? अब आगे देखिए, ये x² - y², इसको हम लोग a² - b² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। x को अगर a मान ले, y को b मान ले, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a + b, तो a + b का मतलब हो जाएगा x + y, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b का मतलब x - y। इसके होल पावर 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर बचा है ना, तो ये वाला स्क्वायर हम लोग लगा देंगे।
अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ से x और y की वैल्यू हम रख देंगे। x और y की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये x प्लस वाई है, तो x की जगह हम लोग रखेंगे √a प्लस 1/√a प्लस, अब y के स्थान पर रखेंगे वैल्यू, तो y का मान है √a माइनस 1/√a। ये हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब x माइनस वाई जब रखेंगे तो x की वैल्यू है √a प्लस 1/√a और माइनस वाई के स्थान पर हो जाएगा बेटा √a प्लस, ये प्लस कैसे हुआ, आप कहेंगे यहाँ प्रश्न में तो माइनस दिया हुआ है, तो ये देखिए बेटा ये y माइनस में है, तो y का मान जब हम लोग माइनस में रखेंगे तो √a माइनस 1/√a होगा, लेकिन ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√a। ये हो गया। अब सब के पावर, होल पावर कितना है, स्क्वायर है 2, तो होल पावर 2 हम लोग लगा देंगे। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे हम लोग इस भिन्न को हल कर ले रहे हैं, तो सबसे पहले इनका लसा लेंगे, तो लसा कितना आएगा, करड़ी में a। अब देखिए करड़ी में a यानी इसके बटा 1 और इसके बटा 1, सबके बटा जो संख्या अकेली है उसके बटा 1 हम लोग लिख ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। तो हर का भाग हर में, यानी एक का गुणा जब हम लोग √a में करेंगे तो कितना बार जाएगा, √a बार जाएगा, और √a का गुणा जब हम लोग इस अंश में √a में करेंगे तो √a का गुणा जब हम लोग √a में करेंगे तो बचेगा कितना, कर दे रही हूँ, या तो डायरेक्ट a ही लिख लें, क्या फालतू का लिखिए इतना ज़्यादा। a बचेगा तो a मैंने लिख दिया, अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब √a का भाग √a में देंगे तो कट जाएगा सब, 1 बचेगा, प्लस सेम वही चीज़ 1 का भाग जब हम लोग √a में करेंगे तो √a बचेगा, √a का गुणा a में करेंगे तो a बचेगा, माइनस ये √a से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब अगले ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, यहाँ भी हम लोग √a, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 1 का भाग जब हम लोग √a में देंगे तो √a बार जाएगा, √a का गुणा जब √a में करेंगे तो a आएगा, प्लस √a से रूट कट गया, माइनस ये हो जाएगा बेटा √a और प्लस 1, ये पूरे की पावर 2 है, 2 लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए ये 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, ये कट गया, और यहाँ से ये बेटा रूट नहीं आएगा। रूट कैसे नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ 1 है, 1 का जब हम लोग भाग करेंगे √a में तो √a बार जाएगा, और √a का गुणा जब हम लोग √a वाले अंश में करेंगे तो सिर्फ a बचेगा। ये रूट मैंने गलती से लगा दिया, तो a से ये a कट गया। अब आगे क्या बचा, ये देखिए यहाँ से a और a, यहाँ से a बचा, यहाँ से a बचा, तो ये कितना हो गया 2a, कहाँ लिखूँ, ये हो गया 2a बटा, ये हो गया बेटा √a। इस ब्रैकेट में कितना बचा, 2a अपान √a, और आगे वाले ब्रैकेट में ये मैं गुणा कर दे रही हूँ, आगे वाले ब्रैकेट में कितना बचा, ये 1 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से बचा, यानी 1 और 1 2 हो गया, बटा ये कितना बचा √a। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, ये होल स्क्वायर लगाते जाना है, इस होल स्क्वायर को भूलना नहीं है। अब देखिए, अब ये 2a का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4a बटा, और ये √a का गुणा जब हम लोग √a में करेंगे तो रूट से रूट कटेगा, बचेगा a, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लगा देंगे। अब a से a कट गया, बचा कितना, ये 4 का वर्ग बचा, तो 4 का वर्ग का मतलब 4 गुणा के 4, तो 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 16। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिएगा, और अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।